कांग्रेस के लोग लाख भ्रामक आरोप लगाएं, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो भारत के अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने बता दिया है कि उनके लिए राष्ट्र सेवा सबसे ऊपर है, इसलिए ही पीएम मोदी के कार्यकाल में काम बोल रहा है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियों में रहती थी। लेकिन आज भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये सब पचा नहीं पा रहे हैं और पीएम मोदी को लेकर भ्रामक दावे कर रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ बीजेपी जो राष्ट्र हित और विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो संवैधानिक वैमनस्य, लोकतांत्रिक अराजकता और संवैधानिक भ्रम फैलाकर आगे जाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के इसी भ्रामक राजनीति की वजह से जनता उनसे दूर भाग रही है। वहीं पीएम मोदी के विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के हालिया विदेश दौरों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ने पिछले 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा की, जबकि भारतीयों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए इसे विरोधाभासी बताया, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने 3 बड़े देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे के बारे में बताते हुए बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने 10 फायदे गिनाए हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की। इससे पहले उन्होंने सेशल्स का भी दौरा किया था। इसी दौरान जापान के राष्ट्रपति भी भारत आए थे। कुल मिलाकर क्या नतीजा निकला, भारत को हासिल क्या हुआ, मैं आसान भाषा में 10 अहम नतीजों के बारे में बताऊंगा। 10 कदम 10 कदम। पात्रा ने जो 10 फायदे गिनाए हैं वो है हिंद महासागर भारत प्रशांत रणनीतिक गठबंधन, रक्षा और समुद्री सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक और निवेश परिणाम, प्रधानमंत्री को विशेष भाव और शिष्टाचार दिया गया, सभ्यता एवं संस्कृति साझेदारी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और शैक्षिक भागीदारी, खेल और लोगों से लोगों के रिश्ते। ऐसे में जो कांग्रेस पीएम मोदी के विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठा रही थी, उसे करारा जवाब मिल गया है। दर्शकों, कांग्रेस जो भी आरोप लगाए, लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के साथ हैं और मानते हैं कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष की बढ़ गई है चिंता और कैसे कांग्रेस हो गई एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने उनके इन आरोपों को बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार की नाकामियों और कुशासन को छिपाने के लिए ऐसे बुनियादी दावे कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है। वहीं बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस बयान की कड़ी निंदा की और उसने सीधे तौर पर कहा कि या तो वे सबूत दे या फिर माफी मांगे। वहीं पंजाब चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है, उसको लेकर पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। पूर्व सांसद उदित राज ने इस मुद्दे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उत्तराखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने पार्टी के नेताओं से खास अपील की कि पार्टी के नेता आपस में ना लड़े और एकजुट रहें। पार्टी के नेताओं की आपसी गुटबाजी और लड़ाई की वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दिल्ली में काम कर चुके पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासिर ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के कहने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा टाल दिया था। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की शख्सियत को दिलचस्प बताया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो शख्सियत है वो काफी दिलचस्प और खासकर उस वक्त जब वो विदेश दौरा करते हैं तो काफी तैयारियां की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया का जहां तक ताल्लुक है तो पारंपरिक तौर पर भारत और इंडोनेशिया के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि जब से भारत और इंडोनेशिया वजूद में आए
तब से दोनों के रिश्ते जबरदस्त रहे हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शनिवार को कहा कि हिंदू कानून को मनुस्मृति से जोड़ना एक गलतफहमी है, क्योंकि असम और बंगाल को छोड़कर ज्यादातर हिंदू मिताक्षरा विचारधारा को मानता है। प्राचीन ज्ञान और कानून की समझ पर एक लेक्चर देते हुए मेहता ने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू कानून मनुस्मृति पर आधारित है, वे असल में गलत हैं, क्योंकि भारत का ज्यादातर हिस्सा मिताक्षरा विचारधारा को मानता है। दर्शकों, पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति फेल हो गई है। भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब नहीं हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर भारत की वैश्विक स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया था। जयराम रमेश ने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सरकार का रवैया भारत की पारंपरिक स्वतंत्र विदेश नीति से अलग है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त हासिल करने का मौका दिया। जयराम रमेश का दावा है कि भारत ने 10 मई 2025 को ट्रंप के बाहरी दबाव में सैन्य कार्यवाही रोक दी थी। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा था कि ये घटना भारत के लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति से अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की इजरायल के प्रति अंधभक्ति ने भारत की वैश्विक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का फायदा पाकिस्तान को मिला और ट्रंप ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को गले लगाया। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई है। ये भारत की विदेश नीति के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने और पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के नेता भी समय समय पर यह दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत की कूटनीतिक फेल हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार खुद बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने भारत के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो कांग्रेस और विपक्ष के उन नेताओं के लिए करारा जवाब है जो ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास भारत के साथ दोस्ती का बहुत बढ़िया मौका था, लेकिन मोदी का अंधा विरोध करने के चक्कर में हमने सब कुछ गवा दिया। उन्होंने कहा कि आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। समा टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान राणा सनाउल्लाह ने साल 2015 में पीएम मोदी की अचानक लाहौर यात्रा की तरफ इशारा किया और कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था। वहीं जब एंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार से पूछा कि आज इस्लामाबाद ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए नई दिल्ली में संपर्क कर रहा है, तो उन्होंने इसे कबूल किया और कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी कभी बंद ही नहीं हुई। वहीं अब जब एंकर ने कहा कि आपके ऊपर मोदी से दोस्ती बढ़ाने का इल्जाम लगता है, तो राणा सनाउल्लाह ने इसे बदकिस्मती बताया। उन्होंने कहा, आप कहते हैं बड़ी परेशानी है, मोदी फोन नहीं सुन रहा है, मोदी कल से खामोश है, अब पता नहीं क्या कर देगा, कोई मिसाइल का हमला न हो जाए हमारे ऊपर, और जब वो घर आते हैं तो आप उन्हें गालियां देते हैं। राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन हमने वक्त गवा दिया। इसके अलावा राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि भारत से दोस्ती के बाद पाकिस्तान को न IMF की चौखट पर जाना पड़ता है और न ही दूसरी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के लोग खुद मान रहे हैं कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों नहीं ये कहते कि भारत ने आज पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की वजह से देश सूखने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये सब नहीं देख पा रहे। दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन गया है। साथ ही राज्य में एक घोटाला खत्म होने से पहले दूसरा सामने आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता तो दूसरा सामने आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर तो आरोप ही लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता को लेकर खुलासे पर खुलासे से देश हैरान है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने रामगोपाल अग्रवाल पर कई आरोप लगाए। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी EOW का दावा है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते हुए रामगोपाल अग्रवाल ने पार्टी फंड के नाम पर करीब 800 करोड़ रुपए जुटाए थे।
ये रुपए अलग अलग समय पर कांग्रेस कार्यालय में बोरी में भरकर पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसी ने अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू कोल लेवी घोटाले ने उनसे पूछताछ हो रही है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि रामगोपाल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते हुए पैसों की मॉनिटरिंग की थी। कहां पर कितना पैसा भेजना है, कहां पर कितना खर्च करना है, किसे देना है, आदि बातों की जिम्मेदारी उनके पास ही रहती थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा करते हुए बताया कि फंड का मैनेजमेंट रामगोपाल अग्रवाल के माध्यम से होता था। कांग्रेस भवन में रुपए बोरी और कार्टून में भरकर लाए जाते थे, फिर इन पैसों को अलग अलग तरीके से दिल्ली भेजा जाता था। फिलहाल दिल्ली में पैसे कहां और किसे भेजे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिली है। अब जांच में आगे खुलासा हो सकता है कि कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पैसे किसके पास भेजती थी। क्या ये दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भेजे जाते थे या किसी और के पास, इसका खुलासा जांच एजेंसी आगे कर सकती है। वहीं ईओडब्ल्यू ने छापेमारी के दौरान अवैध वसूली की रकम बोरे में भरकर कांग्रेस भवन लाने और ये रकम शराब कारोबारी और रायपुर नगर निगम के पूर्व मेयर एजाज ढेंबर के भाई अनवर ढेबर, सूर्यकांत तिवारी और रोशन चंद्राकर की ओर से दिल्ली भेजे जाने का आरोप लगाया है। इस रकम का उपयोग चुनावी फंडिंग के लिए किया जाता था। ईओडब्ल्यू इस तरह के कई मामलों को लेकर जांच कर रही है। वहीं जांच एजेंसी के मुताबिक भिलाई के कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू के बयान में ये कहा है कि दीपेन चावड़ा के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचाए गए थे। दूसरी ओर निखिल चंद्राकर ने भी अपने बयान में कोल लेवी की रकम अग्रवाल तक पहुंचाने की बात कबूल की है। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी के पास मिली डायरी में रकम का जिक्र है। वहीं जांच एजेंसी के मुताबिक अन्य माध्यमों से भी टुकड़ों में रकम दिए जाने के इनपुट मिले हैं। गवाहों के बयान को भी लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ईओडब्ल्यू के अनुसार सूर्यकांत तिवारी के घर कोल लेवी घोटाले में की गई छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों में रामगोपाल अग्रवाल का नाम आया था, जिसके बाद जांच की जा रही थी। 8 जुलाई 2026 को रामगोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया था। तो देखा आपने कैसे इस खुलासे से पार्टी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, जो हर वक्त बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, वो अब इस मामले को लेकर चुप्पी साध चुके हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि कांग्रेस कार्यालय में बोरी में भरकर पैसे क्यों पहुंचवाए गए और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में ये पैसे दिल्ली में किसके पास भेजे जा रहे थे। वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस रकम का उपयोग चुनावी फंडिंग के लिए किया जाता था। दर्शकों, पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से भारत को रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इन दौरों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीकी आदान प्रदान और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा विदेशी निवेश आने से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और हितों की मजबूती मिलती है। लेकिन कांग्रेस ये सब नहीं समझ सकती। बीजेपी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत भी जबरदस्त पीएम मोदी की विदेशी यात्रा पर सवाल उठा रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पीएम मोदी छुट्टियां मनाने विदेश दौरे पर चले जाते हैं। इसलिए ही तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी का छुट्टियों से भरा समर। यूएई 15-16 मई, नीदरलैंड 17 मई, स्वीडन 18 मई, नॉर्वे 19 मई, इटली 20 मई, फ्रांस 13 से 16 जून, स्लोवाकिया 17 से 18 जून, सेशल्स 27 से 29 जून, इंडोनेशिया 6 से 7 जुलाई, ऑस्ट्रेलिया 8 से 9 जुलाई, न्यूजीलैंड 10 से 11 जुलाई। भारतीयों को विदेश यात्रा न करने की सलाह देने के बाद उन्होंने खुद पिछले 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा की। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट से आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस क्यों आज सत्ता से बाहर है। दर्शकों, पीएम मोदी की सफल विदेश नीति की वजह से हिंद प्रशांत में चीन की चाल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ रिश्ते बढ़ाने और मजबूत रक्षा समझौते करके चीन को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर जरूर कर दिया होगा। हाल ही में नई दिल्ली में अपने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ हाई लेवल की बातचीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। यह यात्रा बताती है कि पीएम मोदी की इस यात्रा ने नई दिल्ली के इंडो पैसिफिक रणनीति पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि बदलते भू राजनीतिक तनाव के बीच क्षेत्रीय शक्तियां समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहती हैं। पीएम मोदी के इन विदेश दौरों से भारत को कितना फायदा हुआ है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूर्व राजनयिक अजय मल्होत्रा ने ये लिखा है कि इंडोनेशिया दोनों महासागरों के बीच समुद्री प्रवेश द्वार का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में भारत की सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारी में से एक को मजबूत करता है, तो वहीं न्यूजीलैंड प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी को बढ़ाता है। ये सभी मिलकर व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करते हैं। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया।
भारत और इंडोनेशिया के बीच कुल 20 ऐतिहासिक समझौते हुए हैं जो सीधे तौर पर रक्षा, समुद्री व्यापार और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं। इस अहम दौरे में इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने भारतीय चुनावी प्रणाली पर भरोसा जताते हुए अपने क्षेत्र में भारत के सहयोग से ईवीएम बनाने के लिए भी हाथ मिलाया है। इस पूरे घटनाक्रम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया है। वहीं मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ा समझौता किया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स की निर्बाध सप्लाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता चीन को एक और झटका देगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 खास समझौते और 18 बड़े फैसले हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए करने का टारगेट रखा है। भारत न्यूजीलैंड को केमिकल्स, प्रोसेसिंग फूड, एग्री प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों की सप्लाई करेगा। वहीं न्यूजीलैंड से कई अन्य फल और क्रिटिकल मिनरल समेत कई चीजें सस्ती कीमतों पर भारत आएंगी। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के विदेश दौरे से भारत को कितना फायदा हुआ है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि पीएम मोदी छुट्टियां मनाने विदेश यात्रा पर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें